नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 12 सितंबर 2023 और आज जो है आपका एमटीएस का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस और करंट अफेयर के जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर के आ गया हूँ। दोस्तों, ऐसा क्यों लग रहा है कि 2 दिन से थर्ड शिफ्ट में जो है क्वेश्चन इजी पूछे जा रहे हैं। ये सभी के सभी प्रश्न आपको ललित के द्वारा प्रोवाइड कराया गया है, तो ललित जी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये सभी के सभी प्रश्न मैंने अपने एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको बता रखा है। कोई भी क्वेश्चन करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, ऐसा आशा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे 21 प्रश्न प्राप्त हुआ है। 21 प्रश्न आप देख लीजिए क्या क्या पूछे गए हैं। एक प्रश्न पूछा गया है, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है। देखिए, 552 पहले हुआ करता था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन वाली प्रथा को जो है समाप्त कर दिया गया और इसी संविधान संशोधन में आपको SC ST के जो आरक्षण है उनको इंक्रीज कर दिया गया था। तब से लेकर अब जो है लोकसभा में 550 मैक्सिमम नंबर ऑफ सदस्य हो सकते हैं, तो 550 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा में 530 जो है ये तो राज्यों के प्रतिनिधि करते हैं और 20 सदस्य आपका यूटी से यानी केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आते हैं। वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है हमारी, ये 547 सीट पे भारित है, यानी अभी जो है 7 सीट रिजर्व में है। इनके अलावा लोकसभा का पहली बार चुनाव कब हुआ था, तो 1951 1952 में हुआ था। 2019 2024 जिसमें हम आजकल जी रहे हैं, ये हमारी 17वीं लोकसभा है। 18वीं लोकसभा जो हमारी आएगी ये 2024 से 2029 तक का आने वाली है, जो अगले साल आपको इलेक्शन देखने को मिलेगी। इसके अलावा लोकसभा को जनता का सदन या निम्न सदन कहा जाता है, लोअर असेंबली। इसके अलावा वित्त विधेयक को कहाँ पेश किया जाता है, तो लोकसभा में। और जो धन विधेयक है वो किस आर्टिकल में है भाई, तो 110 आर्टिकल में है। यहाँ पे वित्त काट के धन कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, क्योंकि वित्त और धन के परिभाषा में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके अलावा लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो गणेश वासुदेव मावलकर, और उपाध्यक्ष अगर आपसे पूछेगा तो अनंत संयम साहब। लोकसभा में सदस्यता अगर आपको चाहिए तो आपकी न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम आप 25 के हो गए होंगे। इसके अलावा लोकसभा में सबसे अधिक दिन तक स्पीकर के पोस्ट पे सेवा देने वाले कौन हैं, तो बलराम जाखड़ साहब है। इसे VVI करके रखेंगे आने वाले शिफ्ट के लिए। इसके अलावा लोकसभा में प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो ये आपका मीरा कुमार। नाम ऐसा है जैसे पुरुष, लेकिन है ये लेडी। ये जगजीवन राम से संबंधित रिलेटिव है उनके। इनके अलावा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया गया था, फिर इसे रिवर्ट कर लिया गया। इसके अलावा 42वां संविधान संशोधन में आपका फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं इसको भी ऐड किया गया, और न जाने बहुत सारे चीज किए गए थे इसमें ऐड। इसीलिए 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है, जो आपके 1976 में आया था। इसके अलावा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और लोकसभा में जो सदस्य होते हैं उनका भी कार्यकाल 5 वर्षों का ही होता है, लेकिन विषम परिस्थिति में इसे कम या ज़्यादा किया जा सकता है। किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। कौन से आर्टिकल के प्रयोग करके, तो आर्टिकल 85 का प्रयोग करके। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा राज्यसभा की थोड़ी सी बात कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा। राज्यसभा में 250 मैक्सिमम सदस्य होते हैं, ठीक है। 250 में 238 इलेक्शन के थ्रू और 12 जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन के थ्रू राज्यसभा में आते हैं। राज्यसभा को अपर सदन कहा जाता है या उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा में जो है राज्यों की प्रतिनिधि होती है, ठीक है। इसे राज्यों की प्रतिनिधि समझा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो राज्यसभा है इसमें आपको एंट्री के लिए न्यूनतम 30 वर्ष चाहिए होता है। राज्यसभा का अपना कार्यकाल परमानेंट होता है, कभी भी विघटित नहीं होती है, लेकिन राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा में हर 2 वर्ष के अंतराल पे 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। तो ये आपका राज्यसभा की कुछ जानकारी। राज्यसभा का जो अध्यक्षता संभालते हैं ये भारत का वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति के जिम्मे है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला प्रश्न पूछा गया है, ताजमहल का निर्माण किसने किया है, तो ये शाहजहां ने किया है ताजमहल का निर्माण। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि ताजमहल का डिजाइन किसने दिया, तो आपको बताना है उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा, ठीक है भाई। तो ताजमहल को 1983 में जब भारत के प्रथम यूनेस्को में कोई साइट को शामिल किया गया था,
था, तो उसमें जो है आपका ताजमहल भी शामिल थे। ठीक है, प्रथम बार भारत की तरफ से 4 साइट को यूनेस्को के धरोहर लिस्ट में शामिल किए गए। एक आपका ताजमहल, आगरा का किला, अजंता का गुफा, एलोरा का गुफा। तो इसे ध्यान रखेंगे। ताजमहल कहाँ है? उत्तर प्रदेश, आगरा में। आगरा का किला नाम से स्पष्ट है यूपी में है। इसके अलावा अजंता का गुफा और एलोरा का गुफा ये दोनों आपके महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो इन चारों को पहले बार यूनेस्को में जगह दिया गया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि वर्तमान में यूनेस्को में भारत के कितने साइट हैं, तो आपको बताना है 40 साइट है। और अंतिम साइट कौन सा है? तो आपको बताना है धौलावीरा है। धौलावीरा क्या है भाई? हड़प्पा कालीन स्थल है, जो कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। धौलावीरा को हड़प्पा काल में कितने भाग में बांटे गए थे? तो 3 भाग में बांटे गए थे। प्ले ग्राउंड यानी क्रीडा का जो मैदान है, ये कहाँ मिला है हड़प्पा काल में? तो धौलावीरा में मिला है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा ताजमहल का डिजाइन बता दिया, 1983 में शामिल हुए यूनेस्को में बता दिया। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? इससे पहले पूछा गया था कितने देश ने भाग लिया था, आज ही सेकेंड शिफ्ट में। तो ये भारत में हुआ था, 2022 के अंदर हुआ था। ये भारत के 3 जगह कराए गए थे, मुंबई, गोवा और आपका उड़ीसा में। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में 16 देश ने भाग लिए थे। फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन भारत में किया गया था। यह भारत में 3 स्थान भुवनेश्वर, गोवा और नई मुंबई में कराए गए थे। नई मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में कराए गए थे। फाइनल मैच में कौन जीता? तो स्पेन जीता। रनर अप कौन रही? तो कोलंबिया। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। अब अगला शिफ्ट में जो आपका इससे प्रश्न बनेगा, विजेता उपविजेता से बनेगा। तो विजेता स्पेन है, उपविजेता कोलंबिया है। फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप का भी समापन हो चुका है, तो इसके विजेता कौन है? अर्जेंटीना, उरुग्वे। और उपविजेता कौन है? इटली। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे भाई। उरुग्वे पहली बार जो है टाइटल जीता है अंडर 20 वाला। आपको याद होगा कि जो मेन वाला फीफा है ना, उसके पहले होल्डर भी उरुग्वे ही हैं। ठीक है, तो उरुग्वे जो है मेन वाले तो पहले ही जीत चुके हैं। अंडर 20 वाले अभी अभी जीते हैं, जो मैच अर्जेंटीना में कराए गए। इस साल यही मैच आपको इंडोनेशिया में कराने वाले थे, लेकिन किसी कारण वजह से इसकी वेन्यू में चेंजेस किया गया और इंडोनेशिया की जगह यह मैच अर्जेंटीना में कराए गए अंडर 20 फीफा। इसके अलावा जो मेन वाला फीफा होगा, चूंकि पिछला तो 2022 में हो गया, कतर में हुआ था, जहां पे विजेता आपका अर्जेंटीना और विजेता फ्रांस रहा था। तो अब अगला 26 में होगा, क्योंकि 4 साल के बाद होता है। तो मेन वाला जो पुरुष का फीफा होगा अगला 26 में, ये अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? तो ये टेबल टेनिस से संबंधित है। मनिका बत्रा को अर्जुन पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी दिया जा चुका है। टेबल टेनिस के अन्य प्रमुख खिलाड़ी में शरद कमल, जिसे 2022 के प्रमुख जो है आपका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार इकलौते पर्सन को दिया गया है, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम 2022 जो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, वहां पे 4 पदक अकेले जीत लिए थे। इनके अलावा अगला एक प्रश्न पूछा गया है, आम्र वर्षा किस राज्य में होती है? सभी बताया है जी। एक भी क्वेश्चन जहां लगेगा कि नहीं बताया हूँ वो टोक दूंगा मैं कि यहाँ नहीं बताया हूँ। आम्र वर्षा किस राज्य की है? तो केरल की है। आज ही बात करा था हमने आम्र वर्षा का, है ना, जहां पे आपसे पूछा गया था कि शीत ऋतु में वर्षा कहाँ होती है। केरल में आम्र वर्षा तथा कर्नाटक आदि क्षेत्र में आपका चेरी ब्लॉसम आती है। देखिए, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी होती है, जो नॉर्थर्न रीजन इंडिया की फेस्टिवल है ना। और चेरी ब्लॉसम वर्षा भी है, जो आपके साउथ में आते हैं, और प्रे मानसून वर्षा है ना। और एक आपका काल बैसाखी, ये भी प्रे मानसून वर्षा है, लेकिन तेज वर्षा होती है हवा के साथ, जो दुखदायी होती है। ये कहाँ पे होती है? आपका मेन रूप से बंगाल में, लेकिन झारखंड, बिहार, उड़ीसा भी इसका असर झेलता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा कहाँ होती है? उत्तर पश्चिम भारत में, खास करके हरियाणा, पंजाब में होती है। भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून में होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है। वर्षा का अधिकांश स्रोत कहाँ से आता है? तो अरब सागर से आता है 60% और बंगाल की खाड़ी से आती है 40%। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होता है? मासिन राम में। भारत ही नहीं, ये विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, जो मेघालय में है। चूंकि मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों पहाड़ी जो है, ये जिम्मेवार है आपको वर्षा कराने के लिए। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और जनजाति भी है मेघालय में ये तीनों। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जब किसी पत्थर को ऊपर फेंका जाता है और जब नीचे वो जमीन पे आता है, तो गति में परिवर्तन किस बल के कारण होता है? ऐसा कुछ प्रश्न आया है ना। ये प्रश्न थोड़ा सा क्लियर नहीं है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है, जब फेंकेंगे तो पत्थर थोड़ा धीमे जाता है, लेकिन जब गिरता है तो फास्ट गिरेगा, क्योंकि उस पर गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा होता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अल्लाह रखा और जाकिर हुसैन का संबंध किस खेल से है? खेल से नहीं बच्चे, ललित, है ना, खेल नहीं है, ये वाद्य यंत्र से है। तो ये आपका तबला के महान वादक हैं, दोनों जो है बाप बेटा है। अल्लाह रखा पंजाब घराने के मशहूर तबला वादक थे, जिनके पुत्र जाकिर हुसैन साहब है। जाकिर हुसैन साहब को 2023 में 6 आदमी में से एक आदमी जाकिर हुसैन साहब भी है, जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तबला
तबला का जो अन्य प्लेयर हैं विजय घाटे हैं, सुखविंदर सिंह है, फयाज खान है, लच्छू महाराज है, ये सभी के सभी आपका तबला के प्लेयर हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखें। देखिए तबला प्लेयर का अधिकांश जो घराना होगा वो बनारस घराना होगा, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा महाराष्ट्र में गणेश उत्सव किसने प्रारंभ किया, तो बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। बाल गंगाधर तिलक गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव है ना, राष्ट्र भावना को प्रेरित करने के उद्देश्य से शुरू किए थे, जो आज भी महाराष्ट्र का सबसे फेमस त्योहार में गणेश उत्सव होते हैं। काफी धूमधाम से जनरली 10 दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं, कहीं कहीं 1 महीना भी होता है। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग से भी जुड़े रहे थे एनी बेसेंट के साथ, तो ये बात भी ध्यान रखना है। बाल गंगाधर तिलक केसरी, मराठा और गीता रहस्य ये तीनों किताब भी लिखे हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछ लेता है एग्जामिनर कि महात्मा गांधी को कैद करके कहाँ रखा गया था, उसी प्रकार से जैसे पूछता है कि आपको शिवाजी को कैद करके औरंगजेब ने कहाँ रखा था, उसी प्रकार से आपसे पूछता है कि बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेजों ने कैद करके कहाँ रखा था, तो आपको बताना है बर्मा के मंडेला जेल में। ठीक है, इसके अलावा लता मंगेशकर पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिया जाता है, तो ये तो बोलने की बात ही नहीं है, महाराष्ट्र के द्वारा दिया जाता है। प्रथम दीनानाथ लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है नरेंद्र मोदी को दिया गया था। दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार आशा भोसले को दी जाएगी। इसके अलावा लेटेस्ट वाला दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को चुना गया है। तानसेन सम्मान और कालिदास सम्मान तथा है ना अमृता देवी बिश्नोई सम्मान, ये तीनों के तीनों आपके मध्य प्रदेश के सरकार देते हैं। कलिंग सम्मान उड़ीसा के सरकार देते हैं, और एक कलिंग अवार्ड यूनेस्को भी देते हैं। ठीक है, एक कलिंग अवार्ड जो है यूनेस्को भी देते हैं, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। कलिंग सम्मान कहेगा तो उड़ीसा, और कलिंग अवार्ड कहेगा तो यूनेस्को हो जाएगा, जिसका मुख्यालय पेरिस में है। इसके अलावा इंडिया और श्रीलंका के बीच कौन सा जल डमरू मध्य है, जैसे ही ललित लिखा है उसी को मैं कॉपी किया हूं, इसलिए आप क्वेश्चन मार्क नहीं देख रहे होंगे, है ना। तो ये पाक जल डमरू मध्य है। भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी भी है और राम सेतु भी है। यही वो मन्नार की खाड़ी है जहाँ पे डुगोंग संरक्षण केंद्र इंडिया में लगाया गया है। डुगोंग मतलब गेंडा के जैसा एक प्रजाति का जीव होता है जो समुद्री घास खा के जिंदा रहता है, इसे समुद्री गाय भी कहा जाता है। श्रीलंका भारत का जलीय पड़ोसी देश है, जो 1948 में 4 फरवरी 1948 को जो है ब्रिटिश चंगुल से आजाद हुआ था। इसके अलावा श्रीलंका का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य जो है कंडियान है। हम्बनटोटा बंदरगाह आपको श्रीलंका में मिलेगा। एलिफेंटा पास भी श्रीलंका में मिलेगा। ठीक है, श्रीलंका का जो HDI रैंकिंग है ये 73वां है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अनटचेबल पुस्तक के लेखक पूछा है, रिपीट किया गया है, मुल्क राज आनंद साहब हैं अनटचेबल। अछूत पुस्तक के लेखक सलमान रश्दी की अन्य पुस्तक देखते हैं, जैसे द सैटनिक वर्सेज, विक्ट्री सिटी, ईस्ट वेस्ट, द गोल्डन हाउस, द ग्राउंड बीनीथ हर फीट, ये सलमान रश्दी साहब की पुस्तक है। VS नैपाल की पुस्तक की बात करें तो ये हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, ए बैंड इन द रिवर, इन अ फ्री एस्टेट, इन एरिया ऑफ डार्कनेस, तो ये सब हो जाएंगे आपके BS नैपाल की पुस्तक। एन ईरा ऑफ डार्कनेस कहेगा तो शशि थरूर की पुस्तक हो जाएगी। द अनटचेबल बुक के लेखक कौन है, मुल्क राज आनंद। देखिए फिर से ये रिपीट किया गया हूबहू, मैंने फर्स्ट शिफ्ट से इसको उठा के आपके लिए लाया हूँ। ठीक है, तो मुल्क राज आनंद का द अनटचेबल 2 शिफ्ट में पूछे गए। मुल्क राज आनंद की अन्य पुस्तक कूली हो जाएगा, 2 लैब्स एंड अ बर्ड हो जाएगा, द विलेज हो जाएगा, द बिग हर्ट हो जाएगा। ये सब मुल्क राज आनंद की अमर कीर्ति में से है। मालगुडी डेज RK नारायण की पुस्तक है, ध्यान रखेंगे कंफ्यूजन उत्पन्न होती है यहाँ पे। फिक्की की स्थापना कब हुई थी, 1927 में हुआ था। एक फिक्की है और एक आइसोचेम है, इन दोनों को जरूर देख लीजिएगा। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। सिडबी की स्थापना 1990 में हुई थी। SBI की स्थापना 1955 में हुई थी। RBI की स्थापना 1935 में हुई थी। तो ये सब बातें जो है कुछ आपको जरूर ध्यान रखना है। इरडाई की स्थापना 1999 में हुई थी। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। तो ये सब बात जरूर ध्यान रखें, आपको काम आएगी जी, है ना। इसके अलावा फिक्की की स्थापना में श्रेय किसे दिया जाता है, तो घनश्याम दास बिरला को दिया जाता है। अच्छा, एक टिस्को की स्थापना 1907, ये भी रख लीजिएगा, है ना। टिस्को की स्थापना भी आपसे पूछा जाता है, 1907 होता है। वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष कौन है, सुब्रकांत पांडा जी हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपसे एक प्रश्न पूछा है कि सूक्ष्म वित्त ऋण कौन संस्था प्रदान करता है, तो माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो है सूक्ष्म वित्तीय ऋण प्रदान कराने के लिए जिम्मेवार है। भारत में माइक्रो फाइनेंस कंपनी के रेगुलेटिंग अथॉरिटी कौन है, तो RBI है ना, जैसे बंधन बैंक कल पूछा गया था। इसके अलावा जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां का सुझाव है वो कौन दिया है, तो मोहम्मद यूनिस दिया है। मोहम्मद यूनिस कहाँ के रहने वाले थे, बांग्लादेश के रहने वाले थे, और बांग्लादेश में जो ग्रामीण बैंक है इनके फाउंडर मोहम्मद यूनिस है। मोहम्मद यूनिस को नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। अगला है हमारा कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी आपको लोन कब देगा, जब आपकी सालाना आय जो है 3 लाख रुपए से कम होगी तो माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो है आपको लोन देगी। गुलाबो सपेरा का नृत्य किसे कहा जाता है, तो गुलाबो सपेरा का नृत्य जो है ये कलबेलिया को कहा जाता है। हॉर्नबिल को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। बथुकम्मा को तेलंगाना में फूलों का त्योहार कहा जाता है और इसमें गौरी की पूजा होती है। तेलंगाना में एक बोनालू उत्सव भी होता है, इसमें काली की पूजा होती है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हॉर्नबिल नागालैंड का जो
जो है सर्वाधिक फेमस त्यौहार है और पहली बार इसे 2000 में मनाया गया था और ये 10 दिनों तक मनाई जाती है और ये दिसंबर माह में मनाई जाती है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। गुलाबो सपेरा के अलावा राजस्थान में घूमर हो जाएगा, चंग हो जाएगा, कठपुतली हो जाएगा, तेरह ताली हो जाएगा, गनगौर हो जाएगा, है ना। ये सब आपको राजस्थान के अन्य फेस्टिवल और त्यौहार में से है ना। पुष्कर मेला हो जाएगा। इसके अलावा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नौजवान सभा का गठन भगत सिंह ने 1926 में किए थे। अभिनव भारत की स्थापना बीडी सावरकर ने 1904 में किए थे। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किए थे। भारतीय सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में किए थे। इसके अलावा इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में किया गया था 1905 में। नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने अफ्रीका में किए थे। तो ये सब कुछ संस्था है जो आपको ध्यान रखना है, आपको नंबर दिलाएगा आने वाले एग्जाम्स में भैया, है ना भाई। एक एक फैक्ट जो है आपको मॉनिटर पे चमकने वाला ही रखता हूँ जो आपके सीधे एग्जाम में आता है और आता भी है, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे। बस आप लोगों से एक ही कमी रह जाती है कि आप लोग जो है ये मतलब शेयर नहीं करते हैं, शायद मुझे ऐसा लग रहा है ना भाई। तो थोड़ा बहुत शेयर कर दीजिए, एक लाइक की आशा रखते हैं आप लोगों से, है ना। खुशवंत सिंह का उपन्यास पूछा है तो ट्रेन टू पाकिस्तान, कर्मा, द कंपनी ऑफ वुमेन, ये सब जो है खुशवंत सिंह की उपन्यास है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन छूट गया क्या? नहीं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है गृह प्रवेश योजना का लक्ष्य 2024 तक क्या है कि जो कच्चे घर है उनको जो है एक घर का सुविधा फैसिलिटी प्रदान कराना, ये है आपका गृह प्रवेश योजना का लक्ष्य। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। हर घर जल योजना जो है इनको भी लक्ष्य रखा गया है कि 2024 में हर घर तक जल पहुंचा देना, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा और भी योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसमें 6000 का जो है रकम दी जाती है, किसान को आर्थिक मदद दी जाती है। इसके अलावा और भी है, जैसे आपने उजाला योजना है। उजाला योजना है कि गरीब परिवारों में जो है एलईडी बल्ब है ना वितरित करने से संबंधित है। उज्ज्वला योजना है, ये गरीब परिवारों में एलपीजी कनेक्शन से है। पहल योजना है, ये एलपीजी सब्सिडी से है। आयुष्मान भारत योजना टीकाकरण से है। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से है। आयुष्मान भारत चिकित्सा से है। तो ये सभी के सभी बात जो है आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है ना, जो उद्यमी है उनको लोन मुहैया कराने से है। तो ये सब कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा अगला एक प्रश्न पूछा गया है कि सकरात त्योहार है ना किस जाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। देखिए सकरात त्योहार जो है ये संथाल जाति के लोग सेलिब्रेट करते हैं। अब संथाल जाति कहाँ पे रहेंगे? झारखंड के आसपास के इलाके में मिलेंगे आपको, है ना। बिहार में भी है संथाल, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे नहीं है, ठीक है। इस त्योहार में प्रमुख खाद्य पदार्थ क्या बनता है? पीठा, जो चावल के आटे से बनाए जाते हैं। इस त्योहार को होलो गुर्ग त्योहार भी कहा जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? ये प्रश्न आपसे पूछ लिया है। तो संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, डीपीएसपी को। इसे कहाँ रखा गया है? तो भाग 4 में रखा गया है। किस आर्टिकल के बीच? तो आर्टिकल 36 से 51 के बीच। इसमें कितने प्रकार के आर्टिकल को कैटेगराइज किया गया है? तो 3 प्रकार से, गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी। इसके कुछ प्रमुख आर्टिकल देखेंगे तो आर्टिकल 40 जो ग्राम पंचायत का गठन है। आर्टिकल 44 है, ये समान नागरिक संहिता को दर्शाता है। आर्टिकल 43 के ख है, ये सहकारी समिति से संबंधित है। आर्टिकल 49 है, ये जो लोक न्याय या फिर सामाजिक हित के लिए जो बिल्डिंग वगैरह हैं, जो पब्लिक धरोहर है, उसकी रक्षा करने से संबंधित है। आर्टिकल 50 है, जो कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करते हैं। आर्टिकल 51 जो है, इसमें आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को रखा गया है। इसके अलावा आयरलैंड के संविधान से ही जो मैंने अभी बताया कि 12 आदमी की प्रेसिडेंट राज्यसभा में मनोनयन करते हैं, ये भी पद्धति आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। एनी बेसेंट जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में काफी सक्रिय रोल निभाई, तो एनी बेसेंट भी आयरलैंड के ही रहने वाली थी। तो आयरलैंड का जो है हमारे संविधान में और हमारे आज़ादी में काफ़ी अहम रोल है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसके अलावा मैंने संविधान के भाग 1 तो सभी जानते हैं, 2 में मैंने बता रखा है कि भाई आपका नागरिकता है। नागरिकता कहाँ से कहाँ तक आपका आर्टिकल देखेगा? तो 5 से 11 तक देखेगा। 3 में आपका फंडामेंटल राइट है, जो कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल देखेंगे? तो 12 से लेकर 35 देखेंगे। 4 में आपका क्या है? डीपीएसपी है, जो कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल देखेंगे? तो 36 से 51 देखेंगे। 5 में आपका क्या है? तो राज्य है। राज्य जो है आपका 52 से लेकर 151 के आर्टिकल देखेंगे। 6 में आपका क्या है? सॉरी 5 में आपका संघ है, यानी मतलब सेंट्रल वाला। और 6 में क्या है? राज्य है। तो राज्य आपका 152 से 237 तक के आर्टिकल देखेंगे। 7 हमारा जो है ये निर्सित है। 8 में हमारा क्या है भाई? यूनियन टेरिटरीज है ना। 9 में हमारा क्या है भाई? 9 में हमारा है ग्राम पंचायत।
और 9 का ए हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है, तो ये आपका नगर पालिका, और 9 का बी भी हमें पढ़ना है तो सहकारी समिति। तो ये सब कुछ आपके संविधान के भाग हैं जो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा संविधान में 22 भाग है, मैंने कहा कि 25 भागों में विभक्त है, तो ये कैसे विभक्त है, तो 4 से 4 का ए बना मौलिक कर्तव्य ऐड हुआ, 9 से 9 का ए बना नगर पालिका ऐड हुआ, और 9 से 9 का बी ऐड बना तो क्या ऐड हुआ, सहकारी समिति ऐड हुआ। तो इस प्रकार से जो है ये संविधान के भाग आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे आज के थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल तथा पेड पीडीएफ ग्रुप में मिलेगी।